हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, उसकी थ्योरी, उसका प्रिंसिपल हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। इस क्लास में भी हम उसका डिटेल्ड एक प्रोसीजर समझने वाले हैं कि कैसे टाइट्रेशन करेंगे, कैसे हमें एंड पॉइंट मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं, पॉइंट वाइज लिखी हैं, इनको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का जो जनरल प्रोसीजर है, समझने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अलग अलग रेडॉक्स टाइट्रेशंस जैसे कि परमैंगनोमेट्री या ड्राइक्रोमोमेट्री या आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री या जो सेरीमेट्री हमने जो भी बात किया, इनमें रिएजेंट्स और एंड पॉइंट ये अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो मगर ये जो बेसिक प्रोसीजर है लगभग एक ही लॉजिक को फॉलो करता है, इसलिए मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स अलग अलग चल के मैं ना बता के मैं आपको एक ही में सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे सैंपल प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम पिपेटिंग करेंगे, कैसे मीडियम एडजस्ट करेंगे, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, कैसे टाइट्रेशन करेंगे, एंड पॉइंट क्या होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होगी, एंड एट द एंड इनकी जो भी कैलकुलेशन होगी कैसे होगी, हम इनके बारे में बात करेंगे आपको। सो ओके, हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड अपरेटर है रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, नॉर्मली हमें ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मीजरिंग सिलेंडर, बीकर, फनल, वॉश बॉटल, ग्लास रॉड, ब्यूरेट स्टैंड, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था अपरेटस में क्या चाहिए। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइट्रेंट की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो सबसे पहले ब्यूरेट में एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। ब्यूरेट आपको पता है कैसा होता है। ब्यूरेट एक ऐसी रॉड होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है और इसको हम स्टैंड में फिक्स कर देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे स्टैंड लगता है एक तरीके से। और इसी स्टैंड पे हमारा फ्लास्क आएगा। तो सबसे पहले ब्यूरेट में ऐसा सॉल्यूशन लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन हो। क्या? नॉन कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्सेंट्रेशन और टाइट्रेंट को, इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम पर मैग्नेट, के एम एम ओ फोर, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट है। उसके अलावा के टू सी आर टू ओ सेवन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है। आई टू एन ए टू एस टू ओ थ्री है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट है। एन ए टू एस टू ओ थ्री ये रिड्यूसिंग टाइट्रेंट है। तो टाइट्रेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन ये एक्यूरेटली नोन होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? ये टाइट्रेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो चीज़ें इसमें फिल करी जाएंगी, ये एक्यूरेटली नोन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के वॉल्यूम के बेस पे हमें अननोन सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ठीक है। अब दूसरी चीज़, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। हमने क्या किया? पहले स्टैंडर्ड टाइट्रेंट बना लिया। दूसरी चीज़, हमें सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर जो एनालाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है, उसे सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हम एनालाइट सॉल्यूशन रेडी करते हैं। ठीक है। अगर फार्मास्यूटिकल सैंपल है, जैसे कि क्या है, मान लो कि टैबलेट है या फिर पाउडर है, ठीक है, तो एक
तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, हमारा सैंपल हुआ, ठीक है, सैंपल को एक्यूरेटली हम वे करेंगे, तौलेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, फिल्टर करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, एंड डाइल्यूशन टू नॉन वॉल्यूम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन को मार्क तक डाइल्यूट किया जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन को मार्क तक डाइल्यूट किया जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ब्यूरेट को फिल करेंगे। देखो हमने ब्यूरेट को फिल किया, ब्यूरेट को सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसी टाइट्रेंट सॉल्यूशन से क्या होता है, नॉन टाइट्रेंट से पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उसी टाइट्रेंट सॉल्यूशन से हम रिंस करते हैं। ज़रूरी है ताकि ब्यूरेट के अंदर बचा हुआ वाटर टाइट्रेंट को डाइल्यूट ना करे और वाटर अलग हो जाए, हमारा टाइट्रेंट टाइट्रेंट बचे, कोई बात नहीं। इसके बाद ब्यूरेट को स्टैंडर्ड पैटर्न से फिल करेंगे, ठीक है, और ब्यूरेट में किससे फिल करोगे सारी चीज़ें, फिल करने के लिए हमारे पास होती है फनल, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, फनल को रिमूव कर लोगे, हटा लोगे यहाँ से, एंड ब्यूरेट के टिप में कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। टिप कहाँ पे होती है, ये जो है इस पोर्शन में, यहाँ पे कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग नोट कीजिए कि हमने कहाँ तक फिल किया, मान लो हमने यहाँ तक फिल किया, ठीक है। अब ब्यूरेट की रीडिंग आमतौर पे लोअर मेनिस्कस के अकॉर्डिंग ली जाती है जहाँ पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, एनालाइट सॉल्यूशन। पिपेट को एनालाइट सॉल्यूशन से रिंस करो, पिपेट जिससे हम मेजर करते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले टाइटेशन बताया था पिपेट दिखता कैसे है, और एक एक्यूरेटली मेजर्ड वॉल्यूम। अब एक्यूरेटली मेजर्ड वॉल्यूम जैसे कि चाहे वो 10 ml हो, है ना, चाहे वो 20 ml हो, या फिर 25 ml हो, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर लेंगे। कोनिकल फ्लास्क ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। चलो हमने कोनिकल फ्लास्क में भी इन चीज़ों को ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिकट। इसे क्या बोलेंगे हम, ALIQUOT, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 25 ml हमने एनालाइट सॉल्यूशन लिया, इसमें कितना लिया हमने, 25 ml, तो वही वॉल्यूम कैलकुलेशन में यूज होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा हमारा जो केमिकल फ्लास्क है, ये हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एडिशनल ऑफ रिक्वायर्ड रिएक्शन मीडियम, रेडॉक्स रिएक्शन का यही मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने अभी बोला कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन से नॉर्मली डाइल्यूट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर रेडॉक्स टाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला जाता है। मीडियम टाइट्रेशन के टाइप और रिएक्शन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे परमैग्नोमेट्री, ठीक है, ये जनरली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एंड डाइक्रोमेटोमेट्री जो भी एसिडिक मीडियम, ठीक है, आयोडीमेट्री, नाइडोमेट्री सुटेबल एसिडिक या नियर न्यूट्रल कंडीशन, एंड सैलिमेट्री एसिडिक मीडियम में, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी में सुटेबल इंडिकेटर यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इसीलिए अलग इंडिकेटर जनरली रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए सुटेबल इंडिकेटर ऐड करेंगे अगर उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में इंडिकेटर रिक्वायर्ड हो तब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोला कि अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट एक सेल्फ इंडिकेटर है, इसलिए यहाँ पे अलग इंडिकेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। डाइक्रोमेट टाइट्रेशन करना है तो यहाँ पे डाइफेनोलामीन या सुटेबल रिडॉक्स इंडिकेटर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री है तो स्टार्च इंडिकेटर कॉमनली यूज होता है। सेरीमेट्री टाइट्रेशन में सुटेबल रिडॉक्स इंडिकेटर जैसे कि करोइन या अदर वैलिडेटेड इंडिकेटर्स यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अब हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। अब टोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे हमने ला के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्यूरेट से टाइट्रेंट को धीरे धीरे एनालाइट में ऐड करते हैं, ठीक है। ब्यूरेट से टाइट्रेंट को धीरे धीरे यहाँ पे ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप वाइज
इसको हम यहाँ पे इसमें ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब साथ साथ कॉन्कल पाथ को क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम स्विर्ल या फिर शेप करते हैं ताकि टाइट्रेंट और एनालाइट अच्छी तरीके से मिक्स हो। शुरुआत में टाइट्रेंट रिलेटिवली फास्टर ऐड किया जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एंड पॉइंट पास आता है टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हर एडिशन के साथ में रिएक्शन आगे बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए कि एनालाइट एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ब्यूरेट में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होता रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में सपोज दैट कि मान लेते हैं कि जैसे कि NaNO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ठीक है, और ये था, ठीक है। अब क्या होगा, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस 4H2O। जब तक फेरस आयन प्रेजेंट है हम एडेड पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर रिएक्शन में ये कंज्यूम होता रहेगा, इसीलिए पर्पल कलर तुरंत जो है ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। जब एनालाइट पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुका होता है तब अगली बहुत छोटी मात्रा में टाइट्रेंट एक्सेस में रह जाती है, यही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पोटेशियम परमैंगनेट एंड पॉइंट पर पहली बार हल्का परमानेंट पिंक कलर लगभग 30 सेकंड तक बना रहता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अब पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुका है और एक टिनी एक्सेस ऑफ पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन में रह गया है, ठीक है। तो तो आयोडोमेट्री में एग्जांपल ले लो, आयोडोमेट्री में रिलीज आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट किया जाता है। अब मान लेते हैं कि रिएक्शन मानते हैं आयोडोमेट्री की, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, जैसे आयोडोमेट्री के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, R2, इसको हमने रिएक्ट कराया रिड्यूसिंग एजेंट से 2S2O3 2-, ठीक है। उसके बाद दो आयोडीन कंपाउंड प्लस S4O6 2-, ठीक है। तो स्टार्च की वजह से सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देता है, थायोसल्फेट ऐड करने पर आयोडीन कंज्यूम हो जाता है, तो एंड पॉइंट पे ब्लू कलर जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसमें ब्लू कलर क्या है, डिसअपियर हो रहा है। अब आगे की बात अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आती है इसको रिकॉर्डिंग के लिए, तो एंड पॉइंट मिल जाने के बाद फाइनल ब्यूरेट की जो रीडिंग है ये नोट की जाती है। फिर जो हमारा फार्मूला, हम एक सिंपल सा बंदा यूज़ करते हैं, कोई फार्मूला तो नहीं है बट ऐसे कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो यूज़ करते हैं इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे इनिशियल रीडिंग मान लेते हैं कि 0.20 है, ठीक है, 0.20 ml, और फाइनल रीडिंग कितनी है 24.60 ml, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला में क्या निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, कितना आएगा 24.40 ml, ठीक है। ये जो है एक ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग जो है निकल के आएगी। अब क्या करना होता है कि टाइट्रेशन को रिपीट करना होता है, एक सिंगल रीडिंग पर फाइनल रिजल्ट नहीं लेना चाहिए, है ना। तो टाइट्रेशन को रिपीट करना चाहिए ताकि जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स है वो हमें मिल सके, मतलब ऐसी रीडिंग्स जिनमें टाइट्रेंट वॉल्यूम जो है ये लगभग समान हो, ठीक है। मान लो कि पहली रीडिंग में 24.8 आया, दूसरी रीडिंग में 24.4, फिर 24.4, फिर 24. तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स के आधार पर हम मीन टाइटर वैल्यू जो है ली जाती है, तो अकॉर्डिंग टू द मेथड या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये चीज़ें। फिर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की।
देखो अब टाइट्रेंट के जो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन से हम एनालाइट की जो क्वांटिटी है इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिक रिलेशन मैंने आपको बताया था इस तरीके से, M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2, जहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स एनालिसिस में नॉर्मली मेथड में कॉमनली ये भी यूजफुल है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ठीक है, जहाँ N1 क्या है स्टैंडर्ड टाइट्रेंट की नॉर्मेलिटी, V1 क्या है स्टैंडर्ड टाइट्रेंट की वॉल्यूम, N2 क्या है एनालाइट की नॉर्मेलिटी, और V2 क्या है एनालाइट का वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलेशन हमेशा एक बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन और रिएक्शन जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर पोटेशियम पर मैग्नेट वर्सेस फेरस आयन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे वर्सेस इसको मान लेते हैं, ठीक है, P2+। तो मान लेते हैं कि बोरेट में पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, और फ्लास्क में फेरस आयन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी तो क्या होगा, इनिशियली फ्लास्क में फेरस आयन मौजूद है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की पहली ड्रॉप पे पर्पल कलर आएगा, लेकिन फेरस आयन की वजह से वो तुरंत डिसअपियर हो जाएगा। तो लगातार पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करने पर फेरस आयन धीरे धीरे फेरिक में कन्वर्ट होता जाएगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में फेरस आयन की जो क्वांटिटी है तो बहुत कम बचेगी, इसीलिए पोटेशियम परमैंगनेट और धीरे धीरे ऐड करना होगा। एंड पॉइंट में हल्का और परमानेंट पिंक कलर हमें दिखाई देगा, यही एंड पॉइंट है। ठीक है, तो खैर अभी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस अब हम आ जाते हैं अपने, सारा प्रोसीजर हमारा हो चुका है। ठीक है, एडवांटेजेस, पहले प्रिकॉशंस की बात कर ले रहे हैं फिर हम एडवांटेजेस इनकी बात करेंगे। प्रिकॉशंस ये हैं कि डोरेट में एयर बबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, डोरेट को टाइट्रेंट से रिंस करो, पिपेट को एनालाइट सॉल्यूशन से रिंस करो, सही रिएक्शन मीडियम मेंटेन करो, एंड पॉइंट के पास में टाइट्रेंट बहुत धीरे ऐड करो, एंड हर एक ड्रॉप के बाद फ्लास्क को प्रॉपरली मिक्स करो। इंडिकेटर की जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही यूज़ कीजिए, डोरेट रीडिंग हाई लेवल पे लो। ठीक है, एंड रफ टाइट्रेशन के बाद कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स ले लीजिए ताकि हमें एक एक्यूरेसी मिल सके, एंड रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन के आधार पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे इसमें प्रोसीजर के बाद में हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे हम। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे, देखो एडवांटेजेस जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन के कि बहुत हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज है, एक्यूरेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल है इसमें, सुटेबल फॉर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, और रैपिड और क्वांटिटेटिव रिएक्शंस हैं। ठीक है, एप्लीकेबल टू मैनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, सम मेथड्स यूज सेल्फ इंडिकेटिंग पैटर्न्स, eliminating the need of indicators, officially organized in IP, BP and USP, widely used in routine pharmaceutical quality control। तो कई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एनालाइज किए जा सकते हैं, गुड सेंसिटिविटी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। देखो अगर पहली चीज़ तो ये पीएच पे डिपेंडेंट है, गलत पीएच से हमें एरर मिल जाएगा, सो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ पीएच इज ऑफन रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़, सम टाइट्रेंट्स आर अनस्टेबल एंड रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तीसरी चीज़, साइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में इंटरफेयर, तो वो अदर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग सब्सटेंस इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके अलावा सम एंड पॉइंट्स में बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एंड सर्टेन रिएजेंट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, हीट एंड एयर। ठीक है, तो इंडिकेटर एरर, लॉन्ग इंडिकेटर सिलेक्शन से एंड पॉइंट गलत हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कुछ रिएजेंट्स अनस्टेबल होते हैं, एंड
इसके अलावा टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर चेंज रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इसमें हमारा है ये है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। सो एप्लीकेशंस की बात करें तो redox titration is widely used in pharmaceutical and analytical laboratories for assay of hydrogen peroxide, means drug assay। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा विटामिन सी और आयरन प्रिपरेशंस के भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड फेरस सल्फेट में हमारा आ गया एस्टिमेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी हमारे एस में आ जाएगा। एस ऑफ कैल्शियम प्रिपरेशंस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड analysis of copper containing compounds and standardization of potassium permanganate, potassium dichromate, iodine, sodium thiosulfate and steric ammonium sulfate solutions। तो क्वालिटी कंट्रोल में रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, प्योरिटी टेस्टिंग में फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की प्योरिटी चेक करना एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिटरमाइन करना। एग्जांपल्स के तौर पे फेरस सल्फेट टैबलेट्स, एस्कॉर्बिक एसिड प्रिपरेशंस। इसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रिपरेशंस के एनालिसिस होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन वगैरह, इन सारी चीज़ों में भी, ठीक है। तो अभी इसमें यहीं तक रखते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अभी डिटेल में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन तक रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ठीक है, कैसे इसमें कैसे क्या सारी चीज़ें होगी। तो अब तक हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये देखा कि किसी सब्सटेंस की क्वालिटी को वॉल्यूम और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के आधार पर डिटरमाइन करते हैं। इसके विपरीत जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम डिटर्मिनेशन का जो बेस है वेट या मास होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में का जो इंट्रोडक्शन है, ग्रेविटी आप समझ पा रहे हो, ग्रेविटी से ही है। डिटर्मिनेशन का जो बेस है ये वेट और मास, इसीलिए मैंने बोला। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक क्लासिकल और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम किसी सैंपल में प्रेजेंट एनालाइट की जो मात्रा है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके मास मतलब कि वेट को एक्यूरेटली मेजर करके डिटरमाइन करते हैं। सबसे आसान भाषा में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कितना वॉल्यूम लगा ये देखते हैं, जबकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कितना वेट मिला, वजन, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस की क्वांटिटी को डिटरमाइन करती है तो हम उसे सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाता है, जैसे हमने सेडिमेंटेशन वाली चीज़ें देखी थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, उसी तरीके से। तो यहाँ बनने वाला सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और उसको तौल लेंगे, वेई कर लेंगे। फिर AgCl के एक्यूरेटली मेजर्ड मास से ओरिजिनल सैंपल में प्रेजेंट क्लोराइड आयन की जो मात्रा है ये कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो it is one of the oldest, most accurate and reliable method of quantitative chemical analysis. The term gravimetry is derived from the Latin word gravis, means weight. In the method, the amount of analyte is determined by measuring its mass after converting it into a pure, stable compound of known composition. Unlike volumetric analysis, which depends on measuring of volume of a standard solution। तो अब वॉल्यूम पूरा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हम ग्रेविटी पे आ चुके हैं, ग्रेविमेट्रिक पे। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रिसाइज वेइंग, बहुत एक्यूरेटली तौलने या फिर वे करने पे है ये, क्योंकि वेइंग कैन बी परफॉर्म्ड वेरी विद वेरी हाई एक्यूरेसी। सो ग्रेविमेट्रिक मेथड्स प्रोवाइड हाईली प्रिसाइज एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन हमारी हैं, प्रिंसिपल है, ठीक है, कैसे इसमें हमारा क्या चीज़ें लीड होंगी, कैसे क्या होगा, ये हम आपके नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि
हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल्स का क्या है, ठीक है। ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।